हेलो दोस्तों, मैं हूं नीरज और आप देख रहे हैं स्टडी कॉमर्स। और आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं डिसीजन मेकिंग के बारे में। ये है पार्ट टू के अंतर्गत हम टेक्निक्स ऑफ डिसीजन मेकिंग पढ़ने वाले हैं। हमने आप सभी के लिए एक टेलीग्राम ग्रुप बनाया है जहां आप सब एक दूसरे से इंटरैक्ट कर सकते हैं, साथ ही साथ अपने डाउट और क्वेश्चंस को भी पूछ सकते हैं। आप टेलीग्राम ग्रुप को टेलीग्राम चैनल से कंफ्यूज मत करिएगा, बोथ आर डिफरेंट। टेलीग्राम चैनल एक वन वे कम्युनिकेशन सिस्टम है जिसमें सिर्फ हम लोग कुछ पोस्ट कर सकते हैं। आप सिर्फ उस इंफॉर्मेशन को देख सकते हैं, आप उसमें कुछ इंफॉर्मेशन पोस्ट नहीं कर सकते। लेकिन टेलीग्राम ग्रुप एक टू वे कम्युनिकेशन सिस्टम है जहां आप कुछ क्वेश्चंस, कुछ इंफॉर्मेशन पोस्ट कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर किसी और ने कुछ इंफॉर्मेशन पोस्ट किया है या कोई क्वेश्चन पूछा है तो उसका भी आप रिप्लाई कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप आप सभी के लिए बेनिफिशियल है, सो ज्वाइन नाउ। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप हमारे लेक्चर के पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं एट जस्ट ₹500। आप इस दिए गए नंबर पे हमें पे कर सकते हैं। नंबर है 7317240017। आप हमें फ़ोन पे, गूगल पे या किसी भी यूपीआई के थ्रू पेमेंट कर सकते हैं। और ये वन टाइम पेमेंट है, मीन्स एक बार आपने पेमेंट कर दिया तो फ्यूचर में आपको कोई भी पेमेंट करने की ज़रूरत नहीं है रिगार्डिंग पीडीएफ। और इस 500 रुपीज़ में आपको डेली एमसीक्यूज़ भी प्रोवाइड किया जाएगा ताकि आप अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कर सकें। मैंने डिसीजन मेकिंग पे एक पहले ही वीडियो बना लिया है पार्ट 1 के नाम से, तो अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा है तो आप आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं या फिर डिस्क्रिप्शन में भी इसका लिंक आपको मिल जाएगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी के लिए एक क्वेश्चन। आपको बताना है कि सीपीएम का फुल फॉर्म क्या है। टेक्निक्स ऑफ डिसीजन मेकिंग के अंतर्गत एक टेक्निक आता है सीपीएम। आपको बताना है कि सीपीएम का फुल फॉर्म क्या है। क्या ये क्लियर पेमेंट मेथड है, क्या ये कॉन्साइज पेमेंट मेथड है, या फिर ये क्रिटिकल पाथ मेथड है, या फिर क्रॉनिक पाथ मेथड है। कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिएगा। वीडियो के एंड में मैं आपको इस क्वेश्चन का आंसर प्रोवाइड कराऊंगा। तो आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं टेक्निक ऑफ डिसीजन मेकिंग की, यानी डिसीजन मेकिंग की कौन कौन से टेक्निक हैं। लेकिन टेक्निक पढ़ने से पहले मैं आपको एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन देना चाहता हूं अबाउट डिसीजन मेकिंग, कि डिसीजन मेकिंग होता क्या है, डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है क्या। तो अभी आपने जैसे इस वीडियो पे क्लिक किया, आपने एक डिसीजन लिया। डिसीजन मेकिंग प्रोसेस के अंतर्गत किसी भी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए जो भी अवेलेबल डिफरेंट अल्टरनेटिव्स होते हैं उनमें से हम बेस्ट अल्टरनेटिव्स को सेलेक्ट करते हैं। लेमैन लैंग्वेज में इसे ही हम डिसीजन मेकिंग कहते हैं। फॉर एग्जांपल, आपके पास एक प्रॉब्लम थी, यानी आपको टेक्निक नहीं पता था डिसीजन मेकिंग का कि कौन कौन सा टेक्निक होता है, तो ये आपके लिए एक प्रॉब्लम था। तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपने क्या किया कि यूट्यूब पे सर्च किया टेक्निक ऑफ डिसीजन मेकिंग, और आपके पास बहुत सारे डिफरेंट अल्टरनेटिव्स आ गए। आपने उस अल्टरनेटिव्स में से मेरे वीडियो को सेलेक्ट किया। तो जैसे ही आपने मेरे वीडियो पे क्लिक किया, आपने एक डिसीजन लिया। यू मेड योर डिसीजन, आपने अपना निर्णय लिया। इसी को ही हम लेमैन लैंग्वेज में डिसीजन मेकिंग कहते हैं। अब ये डिसीजन मेकिंग उतना इजी नहीं है जितना मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे। तो डिसीजन मेकिंग के बहुत सारे टेक्निक्स होते हैं, लेकिन हम इन सारे टेक्निक्स को ब्रॉडली दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट होता है क्वालिटेटिव टेक्निक, सेकंड होता है क्वांटिटेटिव टेक्निक। तो सबसे पहले बात करते हैं क्वालिटेटिव टेक्निक की। तो क्वालिटेटिव टेक्निक में उन सभी टेक्निक को इंक्लूड किया जाता है जिसके अंतर्गत डिसीजन मेकर अपने एक्सपीरियंस और स्किल के आधार पर डिसीजन लेता है। यानी जब भी डिसीजन मेकर अपने अनुभव और कौशल के आधार पर डिसीजन लेगा तो ये सारे टेक्निक को हम क्वालिटेटिव टेक्निक कहते हैं। दूसरा होता है क्वांटिटेटिव टेक्निक। क्वांटिटेटिव टेक्निक में उन सभी टेक्निक को इंक्लूड किया जाता है जिसमें किसी भी प्रॉब्लम को हम क्वांटिटेटिव फॉर्म में लिखते हैं, यानी कि इन द फॉर्म ऑफ डेटा। डेटा के फॉर्म में जब हम किसी भी प्रॉब्लम को परिभाषित करते हैं तो उसे हम क्वांटिटेटिव टेक्निक कहते हैं। स्टार्टिंग की जो 4 टेक्निक है वो है क्वालिटेटिव टेक्निक, और लास्ट के जो 6 टेक्निक हैं वो है क्वांटिटेटिव टेक्निक। एक एक करके डिटेल में देखते हैं। फर्स्ट है ब्रेनस्टॉर्मिंग टेक्निक। इस टेक्निक को डेवलप किया था एलेक्स ऑसबॉर्न ने।
ब्रेनस्टॉर्मिंग टेक्निक एक ग्रुप डिसीजन मेकिंग टेक्निक है, यानी कि इसमें एक ग्रुप होता है, लेट्स से कि 4 से 5 लोग हैं, वो साथ में बैठते हैं और डिस्कस करते हैं किसी भी प्रॉब्लम को थॉरोली, डिटेल में किसी प्रॉब्लम को डिस्कस करते हैं विथ ओपन माइंड। यानी कि यहाँ पे क्रिटिसिज्म अलाउ नहीं होता है, सभी लोगों को अपनी बात कहने का अवसर दिया जाता है। तो जब किसी भी प्रॉब्लम को फेस टू फेस डिस्कस किया जाता है विथ ओपन माइंड बाय अ ग्रुप ऑफ सेलेक्टेड पर्सन, यानी कि सेलेक्टेड लोग होते हैं ग्रुप में, ताकि एक आम सहमति निकल पाए किसी भी प्रॉब्लम का। तो जो भी लोग इसमें इन्वॉल्व होते हैं, जो भी वो अपनी राय देते हैं, उसको क्रिटिकली एग्जामिन किया जाता है और एट द एंड एक आम सहमति बनती है, किसी एक ऑप्शन पे सहमति बनती है, उस तरीके से किसी प्रॉब्लम को रिजॉल्व किया जाता है, यानी उसको सॉल्व किया जाता है। ब्रेनस्टॉर्मिंग टेक्निक एक डेमोक्रेटिक नेचर का होता है, यानी सभी लोगों को अपनी बात कहने का पूरा अवसर मिलता है। और ब्रेनस्टॉर्मिंग टेक्निक उसी जगह यूजफुल है जहाँ पे स्पेसिफिक नेचर का प्रॉब्लम होता है, यानी जिसको हम इजीली डिफाइन कर सकते हैं, जहाँ पे हम प्रॉब्लम को अच्छी तरीके से बता सकते हैं, वहाँ पे ब्रेनस्टॉर्मिंग टेक्निक यूज किया जाता है। और ब्रेनस्टॉर्मिंग टेक्निक का जो मेन पर्पस होता है वो ये होता है कि मैक्सिमम जो अल्टरनेटिव्स हैं उनको डेवलप किया जा सके, यानी कि ब्रेनस्टॉर्मिंग टेक्निक का जो पर्पस होता है वो होता है डेवलप एज मेनी अल्टरनेटिव्स एज पॉसिबल। किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का जितना ज़्यादा तरीका होगा, जितना ज़्यादा अल्टरनेटिव्स हो सकता है, उतना ही ज़्यादा अल्टरनेटिव्स यहाँ पे ढूंढने की कोशिश की जाती है। और ये ब्रेनस्टॉर्मिंग टेक्निक बहुत ही ज़्यादा कॉमन टेक्निक है। नेक्स्ट टेक्निक है नॉमिनल ग्रुप टेक्निक, जिसको हम एनजीटी भी कहते हैं। नॉमिनल ग्रुप टेक्निक भी क्या होता है, ब्रेनस्टॉर्मिंग टेक्निक की ही तरह है, लेकिन यहाँ पे अपनी बात को ओपनली बोलने के लिए परमिशन नहीं दिया जाता, यानी कि जो भी पर्सन ग्रुप में होते हैं वो अपनी बात को डायरेक्ट डिस्कस नहीं करते, यानी किसी भी प्रॉब्लम का क्या सॉल्यूशन होगा वो ओपनली नहीं बताते हैं, बल्कि उसका जो सॉल्यूशन होता है उसे वो एक किसी पेपर पे लिख लेते हैं और लिखने के बाद ये पेपर जो है वो किसी एग्जीक्यूटिव को दे देते हैं। बाद में अगर उस एग्जीक्यूटिव को नहीं समझ में आता कि आपका आइडिया क्या है, तो बाद में उस पर्सन को जिसने वो आइडिया दिया है उनको बोला जाता है कि हमें आपके आइडिया के बारे में नहीं पता चल रहा है, आपने जो हमें सॉल्यूशन दिया है वो हम नहीं समझ पा रहे हैं, तो आप प्लीज़ उसको एक्सप्लेन करें डिटेल में। तो नॉमिनल ग्रुप टेक्निक क्या है, एक मॉडिफाइड फॉर्म है ऑफ ब्रेनस्टॉर्मिंग टेक्निक। इसके अंतर्गत क्या होता है, सभी लोग जो भी अपना सॉल्यूशन होता है वो अपना दे देते हैं, बाद में जो भी आइडियाज़ होते हैं उनको इवैल्यूएट किया जाता है, उनका मेरिट और डीमेरिट निकाला जाता है और फाइनली जो डिसीजन लिया जाता है वो वोटिंग के थ्रू या फिर जनरल कंसेंसस के थ्रू लिया जाता है, यानी आम सहमति से लिया जाता है। ये टेक्निक जो है वो ब्रेनस्टॉर्मिंग टेक्निक से बेहतर है, क्योंकि ब्रेनस्टॉर्मिंग टेक्निक में क्या होता है कि स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी डोमिनेशन होता है। अगर मैं उस ग्रुप में ज़्यादा बोल रहा हूँ तो ये क्या होगा, मेरी एक डोमिनेशन हो जाएगी, यानी मेरे साथ जो बाकी ग्रुप मेंबर होंगे वो अपनी बात को नहीं रख पाते। लेकिन नॉमिनल ग्रुप टेक्निक के अंतर्गत लोगों को इंकरेज किया जाता है कि आप अपने तरीके से, इंडिपेंडेंट तरीके से अपने आइडियाज़ को बताइए, आप किस तरीके से इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहते हैं, आप अपनी राय फ्रीडम के साथ रख सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। नेक्स्ट है डेल्फी टेक्निक। ये ओरिजिनेटेड हुई थी एट द रैंड कॉरपोरेशन। ये टर्म आप याद रखिएगा कि डेल्फी टेक्निक इज ओरिजिनेटेड एट द रैंड कॉरपोरेशन एंड डेवलप्ड बाय नॉर्मन डाल्की एंड ओलेफ हेल्मर। इस टेक्निक का इस्तेमाल हम वहाँ करते हैं जहाँ पे हमें फ्यूचर इवेंट्स को फॉरकास्ट करना होता है, यानी कि फ्यूचर में जो होने वाले इवेंट्स हैं अगर उनको हम प्रेडिक्ट करना चाहते हैं तो वहाँ पे हम डेल्फी टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं। अब ये फ्यूचर इवेंट्स कौन हो सकते हैं, जैसे फ्लड, ड्रॉट या कोई भी डिज़ास्टर। फ्लड क्या है, एक तरीके से हमारे लिए प्रॉब्लम ही है। हमारे इंडिया में अगर साउथ इंडियन स्टेट की बात की जाए तो वहाँ पे फ्लड काफ़ी आता है, तो फ्लड मैनेजमेंट, ड्रॉट मैनेजमेंट या कोई दूसरे डिज़ास्टर मैनेजमेंट जो है वो डेल्फी टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि फ्लड क्या है, एक प्रॉब्लम है और इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालने के लिए जब कुछ एक्सपर्ट बैठते हैं तो डेल्फी टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं। डेल्फी टेक्निक के अंतर्गत जो ग्रुप मेंबर होते हैं वो साथ में बैठकर किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं निकालते हैं, बल्कि
प्रॉब्लम का जो डिटेल है कंसर्न एक्सपर्ट के पास इस प्रॉब्लम को भेज दिया जाता है और उनसे रिक्वेस्ट किया जाता है कि वो इस प्रॉब्लम को देखें, उस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जा सकता है इसको वो बताएं। और जनरली जो क्वेश्चन भेजे जाते हैं वो प्री स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चनर्स होते हैं और वो अपनी राय उस पर देते हैं। इसके अंतर्गत जो भी ओपिनियन कलेक्ट किया जाता है मेंबर के द्वारा उसका फीडबैक लिया जाता है। उसके बाद क्या किया जाता है, ये जो प्रोसेस है कई बार रिपीट किया जाता है और तब तक रिपीट किया जाता है जब तक सभी लोग की एक आम सहमति नहीं बन जाती है कि इस तरीके से इस प्रॉब्लम को हम सॉल्व करेंगे। यहाँ पे कुछ और चीज़ें ध्यान रखिएगा, जैसे डेल्फी टेक्निक टाइम कंज्यूमिंग है, कॉस्टली है और ये तभी यूज़ किया जाता है जब कॉम्प्लेक्स इशू हो। लॉन्ग टर्म कॉम्प्लेक्स इश्यूज जो हैं जैसे फ्लड मैनेजमेंट हो गया, ड्रॉट मैनेजमेंट या दूसरे डिजास्टर मैनेजमेंट हैं, वहाँ पे डेल्फी टेक्निक का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट है सिनेप्टिक्स। इस टेक्निक को डेवलप किया था विलियम जे गॉर्डन इन द ईयर 1944। सिनेप्टिक्स क्या है, एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब है फिटिंग टुगेदर। जो भी डिफरेंट आइडियाज हैं या फिर जो डिस्टिंक्ट आइडिया है या नोवेल आइडिया है ये साथ में लेके आना, यानी कि सिनेप्टिक्स का मतलब है एक तरीके से कि जो भी डिफरेंट चीज़ें हैं उनको एक साथ लेके आना। सिनेप्टिक्स जो टेक्निक है उसका मेन पर्पस ये होता है कि जो क्रिएटिव ऑप्शंस हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा इंक्रीज किया जाए। यानी पर्पस क्या है, इज टू इंक्रीज द क्रिएटिव आउटपुट ऑफ इंडिविजुअल्स, यानी क्रिएटिव चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा लिया जाए। सिनेप्टिक क्या है, एक टेक्निक है ऑफ ग्रुप डिसीजन मेकिंग जहाँ पे ज़्यादा जोर दिया जाता है क्रिएटिव और इनोवेटिव आइडिया, यानी किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्रिएटिव एक इनोवेटिव आइडिया पर ज़्यादा जोर दिया जाता है। ग्रुप मेंबर्स को ये बोल दिया जाता है कि ये प्रॉब्लम है और इस प्रॉब्लम को एक इसका नया सॉल्यूशन निकाला जाए जो कि नॉन ट्रेडिशनल आइडियाज़ हो। किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक ट्रेडिशनल आइडिया नहीं हो, दूसरे तरीके का एक इनोवेटिव आइडिया हो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का। नेक्स्ट है ऑपरेशन रिसर्च टेक्निक। ये टेक्निक बेस्ड होता है डेटा पे। मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो भी डिसीजन मेकिंग टेक्निक है उसको हम दो भागों में बांटते हैं। फर्स्ट होता है क्वालिटेटिव टेक्निक जो कि एक्सपीरियंस और स्किल पे बेस्ड होता है, और दूसरा होता है जो डेटा बेस्ड है जिसको हम क्वांटिटेटिव टेक्निक कहते हैं। तो ऑपरेशन रिसर्च टेक्निक जो है वो डेटा पे बेस्ड होता है, इसीलिए इसे हम क्वांटिटेटिव टेक्निक ऑफ डिसीजन मेकिंग कहते हैं। और इसके अंतर्गत जो ऑपरेशन रिसर्च टर्म है, जो शब्द है ऑपरेशन रिसर्च, उनको सबसे पहले बार यूज किया था मैक्लस्की और ट्रेफेन ने इन यूएस से। और इसके अंतर्गत 6 थ्योरी हैं। फर्स्ट है गेम थ्योरी, सेकंड है क्यूइंग थ्योरी, थर्ड है डिसीजन ट्री थ्योरी, फोर्थ है लीनियर प्रोग्रामिंग, फिफ्थ है पर्ट और लास्ट है सीपीएम। एक एक करके देखते हैं। फर्स्ट है गेम थ्योरी। गेम थ्योरी जैसे आपको पता है कि आपने भी क्रिकेट खेला होगा, उसमें 2 पार्टीज होती हैं। इसी तरीके से गेम क्या है, एक सिचुएशन है जिसमें कम से कम 2 लोग होते हैं या फिर 2 पार्टी इन्वॉल्व होती हैं जो कि डिसीजन लेती हैं। लेकिन यहाँ पे डिसीजन जो भी पार्टी लेती है वो अपने ओपोनेंट्स, जो भी विपक्षी पार्टी है, उसके स्ट्रैटेजी को ध्यान में रख के लेती है ताकि वो उस गेम को जीत सके। जैसे कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है वो चाहता है कि अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करे और अपने लॉसेस को मिनिमाइज करे, तो वो कोई भी डिसीजन लेगी तो वो इस बात को ध्यान में रखेगी कि उसे मैक्सिमम प्रॉफिट हो। विन द गेम का मतलब क्या है, मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न करना हो, और ये डिसीजन वो अपने जो ओपोनेंट्स हैं उसके स्ट्रैटेजी को ध्यान में रख के लेगी ताकि जीत उसकी हो। गेम थ्योरी को दिया है JW न्यूमैन और ऑस्कर मॉर्गेस्टन ने। ये थ्योरी डिफेंस में ज़्यादा यूज़फुल है। डिफेंस का मतलब यहाँ बचाव से नहीं है, डिफेंस मतलब आर्मी नेवी, यहाँ पे ज़्यादा यूज़ किया जाता है, यानी कि ये स्ट्रैटेजी हम डिफेंस में यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है क्यूइंग थ्योरी। इसे हम वेटिंग लाइन के नाम से भी जानते हैं। इंडिया में क्यूज़ आपको आसानी से दिख जाएगा, या आप किसी भी कंट्री में रहते हो आपको लाइन दिख जाएगा। अगर कभी आपने रेलवे टिकट परचेज किया हो या एटीएम मशीन से पैसे निकालने गए हो या पेट्रोल पंप पे गए हो तो आपको लंबी लंबी कतार जो है लाइनें देखने को मिलती होंगी। और ये जनरली होता क्यों है, क्योंकि जो भी प्रोडक्ट या सर्विसेज जो आप लेने जाते हैं उसकी डिमांड ज़्यादा होती है कंपेयर टू सप्लाई।
तो जब डिमांड ज़्यादा होता है, सप्लाई कम होता है, तो वहाँ पे क्यू दिखता है, यानी लंबी-लंबी कतारें, लाइनें आपको देखने को मिलती हैं। तो सपोज़ कर लेते हैं कि आपके घर के पास एक किराना का शॉप है, आप वहाँ से मैगी परचेज़ करने गए। तो आप एक एज़ अ कस्टमर हो, आप उस दुकान में जाते हो, तो आप देखते हो कि बहुत लंबी लाइन है, आपको वेट करना पड़ रहा है मैगी को परचेज़ करने के लिए। तो यहाँ पे आपका जो टाइम है वो वेस्ट हो रहा है अननेसेसरी। तो एक कंज्यूमर पर्सपेक्टिव से इसे हम वेटिंग कॉस्ट कहते हैं। दूसरी तरफ सपोज़ कर लेते हैं उसी किराना शॉप के आप सप्लायर हो, ओनर हो। आपका जो एम्प्लॉयी है वो ये देखता है कि बहुत ज़्यादा लाइन है और वो सप्लाई जो है वो बढ़ा देता है। वो बहुत तेज़ी से जो है सामान जो है बेचना स्टार्ट कर देता है। तो थोड़ी देर बाद आप एज़ अ सप्लायर देखोगे कि वहाँ पे जो लाइनें हैं वो ख़त्म हो जाती हैं। यानी जो कस्टमर है वो चले जाते हैं सामान लेके और आपका जो एम्प्लॉयी है वो खाली बैठा है और कस्टमर का वेट कर रहा है। तो एक सप्लायर के पर्सपेक्टिव से ये जो अननेसेसरी वेटिंग पीरियड है सप्लायर का, इसे हम आइडल टाइम कॉस्ट कहेंगे, जो कि उसके लिए अच्छा नहीं है और इसकी वजह से जो कॉस्ट है प्रोडक्ट की और सर्विसेज की वो भी बढ़ जाती है। तो क्यूइंग थ्योरी के अंतर्गत ये बताया गया है कि मैनेजमेंट को इस तरीके से डिसीजन लेना चाहिए कि जो वेटिंग कॉस्ट है कस्टमर की और जो सप्लायर की आइडल टाइम कॉस्ट है वो दोनों में एक बैलेंस हो, एक इक्विलिब्रियम हो बिटवीन द वेटिंग कॉस्ट ऑफ द कस्टमर एंड द आइडल टाइम कॉस्ट ऑफ द सप्लायर। यानी कस्टमर जब जाए उसे थोड़ा सा वेट करने के बाद प्रोडक्ट मिल जाए और जो सप्लायर है उसका एम्प्लॉय भी खाली ना बैठे। तो इस तरीके से क्यूइंग थ्योरी जो है वो इस बात पे जोर देता है कि एक आइडियल बैलेंस होना चाहिए दोनों ऑपोजिट एलिमेंट के बीच में। ये है क्यूइंग थ्योरी। नेक्स्ट है डिसीजन ट्री थ्योरी। डिसीजन ट्री थ्योरी जो है वो एक मॉडर्न क्वांटिटेटिव टेक्निक है ऑफ डिसीजन मेकिंग, जिसके अंतर्गत किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम डिफरेंट अवेलेबल अल्टरनेटिव्स जो हैं उनको डेवलप करते हैं और सारे जो हमारे पास अल्टरनेटिव्स हैं उनको एक साथ रखते हैं। जैसे आपने एक पेड़ देखा होगा, उसमें क्या होता है, अलग अलग ब्रांचेस होते हैं। ये ब्रांचेस क्या है, एक तरीके के अल्टरनेटिव्स हैं ये, या फिर आप कह सकते हैं कि ऑप्शंस हैं। और आपने पेड़ में देखा होगा कि सब ब्रांचेस भी होते हैं। तो अगर किसी भी अल्टरनेटिव्स में भी कुछ सब अल्टरनेटिव्स हैं तो उसको भी सब ब्रांचेस के रूप में हम रख देते हैं और इस तरीके से एक होलिस्टिक वे हमारे पास होता है, एक होलिस्टिक अप्रोच होता है जहाँ से हम किसी एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के मल्टीपल अल्टरनेटिव्स, मल्टीपल जो ऑप्शंस हैं उनको एक साथ ही देख सकते हैं और उसमें से बेस्ट अल्टरनेटिव्स को हम सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि जो भी अल्टरनेटिव्स होते हैं उनको डायग्राम के फॉर्म में शो किया जाता है। डायग्राम के फॉर्म में शो किया जाता है यानी रेखा चित्र द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल एक ऑर्गेनाइजेशन है, वो एक नया प्रोडक्ट लॉन्च करना चाहता है। अब इससे रिलेटेड उसके पास दो अल्टरनेटिव्स अवेलेबल हैं या फिर ऑप्शंस दो अवेलेबल हैं। फर्स्ट ये कि उस प्रोडक्ट को वो ऑर्गेनाइजेशन खुद बनाए और फिर बेचे। दूसरा ऑप्शन ये है कि वो प्रोडक्ट किसी और से बनवाए फिर उस प्रोडक्ट को बेचे। अब यहाँ पे अगर सपोज कर लेते हैं कि फर्स्ट जो ऑप्शन है जो ये कहता है कि प्रोडक्ट को हम खुद से बनाएंगे, तो उसमें भी सब ब्रांचेस हो सकते हैं। हो सकता है कि जो ओनर है उसे ये ना पता हो कि हमारा जो प्रोडक्ट है कितना सक्सेसफुल होगा, तो उसने भी उसको 3 कैटेगरी में कर दिया कि बिल्कुल सक्सेसफुल नहीं होगा या थोड़ा सक्सेसफुल हो सकता है या फिर मैक्सिमम सक्सेसफुल हो सकता है या फिर हमारा प्रोडक्ट जो है वो सक्सेसफुल हो सकता है। कहने का मतलब इन सब का यही है कि डिसीजन ट्री जो है इसके अंतर्गत किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, डिफरेंट अल्टरनेटिव्स डेवलप करते हैं और उनको एक जगह रखते हैं ताकि हमें सारे अल्टरनेटिव्स सामने हो, हमारे सारे अल्टरनेटिव्स हमें पता चले और फाइनली जो मोस्ट सुटेबल ब्रांचेस होता है यानी जो सबसे बेस्ट अल्टरनेटिव्स होता है उसे हम सेलेक्ट करते हैं ताकि हम उस प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर सके, सॉल्यूशन उसका कर सकें। और ये जो टेक्निक है ये हमें प्रॉब्लम को एक होलिस्टिक वे में समझने में हमें हेल्प करता है कि हमारा ये प्रॉब्लम है और इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के ये तरीके हो सकते हैं। तो ये था डिसीजन ट्री थ्योरी। नेक्स्ट है लीनियर प्रोग्रामिंग।
लीनियर प्रोग्रामिंग टेक्निक का प्रयोग ऑर्गेनाइजेशन के लिमिटेड रिसोर्स के ऑप्टिमम एलोकेशन में किया जाता है। यानी कि एक ऑर्गेनाइजेशन के अंतर्गत आप सभी जानते हैं कि लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं। अब ये रिसोर्स कौन कौन से हो सकते हैं? जैसे फिनांस, वित्त, जिसको आप मनी कहते हैं। तो ऑर्गेनाइजेशन के पास ये जो पैसा है वो अनलिमिटेड नहीं। इसी तरीके से टाइम, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो उसे 24 घंटा ही मिलेगा, लेकिन कोई सक्सेसफुल है, कोई फेलियर है। तो इसी तरीके से फिनांस, मशीन, मटेरियल, प्लेस, टाइम, ये एक ऑर्गेनाइजेशन के रिसोर्सेज हैं और ये रिसोर्सेज लिमिटेड होते हैं। तो लीनियर प्रोग्रामिंग टेक्निक हमें ये बताता है कि इस लिमिटेड रिसोर्सेज का हम ऑप्टिमम एलोकेशन कैसे कर सकते हैं ताकि जो भी हमारा ऑब्जेक्टिव है उसको हम फुलफिल कर सकें। यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि लीनियर प्रोग्रामिंग टेक्निक का वहीं इस्तेमाल किया जाता है जहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन के पास रिसोर्सेज लिमिटेड। और लीनियर प्रोग्रामिंग में डिसीजन के लिए दो मेथड्स का प्रयोग किया जाता है। फर्स्ट होता है ग्राफिक, सेकंड होता है सिंप्लेक्स। इन दोनों के बारे में आपको डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं है, सिर्फ नाम आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है पर्ट। पर्ट का पूरा नाम है प्रोग्राम इवेल्युएशन एंड रिव्यू टेक्निक। कभी कभी प्रोग्राम के जगह पे आपको प्रोजेक्ट दिया रहेगा तो प्रोजेक्ट इवेल्युएशन एंड रिव्यू टेक्निक भी सही है, क्योंकि पर्ट का इस्तेमाल हम प्रोजेक्ट्स में ही करते हैं और पर्ट का स्पेशली हम उस प्रोजेक्ट में इस्तेमाल करते हैं जहाँ पे उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए जो भी डिफरेंट एक्टिविटीज़ होते हैं जिनको हम टास्क कहते हैं, इन टास्क को कंप्लीट करने के लिए जो समय लगने वाला है ये नोन नहीं है। तो इस तरीके से पर्ट एक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टेक्निक है जो कि यूज़ किया जाता है अनसर्टेन एक्टिविटी को मैनेज करने के लिए। यानी किसी भी प्रोजेक्ट में कौन कौन से एक्टिविटी हैं, उसमें कितना समय लगने वाला है, इन सारे चीज़ों को मैनेज करने के लिए पर्ट का इस्तेमाल किया जाता है। या फिर आप ये भी कह सकते हैं कि पर्ट जो है वो एक स्टैटिस्टिकल टूल है जो कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के अंतर्गत यूज़ किया जाता है, जो किसी भी प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए जो भी टास्क किया जाता है उसका वो विश्लेषण करता है और बाकी चीज़ें उसके बारे में बताता है। पर्ट जो है वो डेवलप किया गया था इन द ईयर 1957 बाय यूएस नेवी। नेक्स्ट है सीपीएम। इसका फुल फॉर्म है क्रिटिकल पाथ मेथड। इसको सीपीए भी कहते हैं। इसका फुल फॉर्म है क्रिटिकल पाथ एनालिसिस और इसको दिया है केली एंड वॉकर ने। केली का पूरा नाम है जेम्स ई केली जूनियर और वॉकर का पूरा नाम है मॉर्गन आर वॉकर। तो क्रिटिकल पाथ मेथड जो है दो लोगों ने मिलकर दिया है, केली और वॉकर ने। और सीपीएम जो है वो एक स्टैटिस्टिकल टेक्निक है ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट जो कि मैनेज करता है वेल डिफाइंड एक्टिविटी को। आपने पर्ट में देखा कि उसमें जो एक्टिविटी है वो वेल डिफाइंड नहीं होता है। किसी भी प्रोजेक्ट में जो भी टास्क किए जाते हैं उसमें कितना समय लगने वाला है वो भी वेल डिफाइंड नहीं होता है। लेकिन इसके अंतर्गत किसी भी प्रोजेक्ट को करने के लिए कौन कौन सा एक्टिविटी किया जाएगा ये सारी चीज़ें भी पता होती हैं, वेल डिफाइंड होती हैं। यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि किसी भी प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने से लेके उसके एंड तक जो भी पाथ होता है उन सभी के बारे में बताया जाता है, इसे हम सीपीएम कहते हैं। अब पर्ट और सीपीएम में डिफरेंस जान लेते हैं कि दोनों में अंतर क्या होता है। तो मैंने पर्ट के अंतर्गत आपको बताया था कि जब किसी भी प्रोजेक्ट को कंप्लीट करना होता है तो उसमें बहुत सारे टास्क किए जाते हैं और पर्ट के अंतर्गत कौन कौन से टास्क किए जाते हैं ये भी वेल डिफाइंड नहीं होता है और उसमें कितना समय लगने वाला है ये भी पता नहीं होता है। इसीलिए हम पर्ट का इस्तेमाल करते हैं। इसका मतलब ये है कि पर्ट जो है वो फोकस करता है टाइम पे, जबकि सीपीएम जो है वो कॉस्ट और टाइम दोनों पे वो स्ट्रेस करता है। नेक्स्ट है पर्ट जो है वो एक ऐसी टेक्निक है जिसमें हम प्लानिंग और कंट्रोलिंग दोनों करते हैं ऑफ टाइम, जबकि सीपीएम जो है वो एक कॉस्ट और टाइम को कंट्रोल करने का एक मेथड है। तो वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था कि सीपीएम का फुल फॉर्म क्या है। तो सीपीएम का फुल फॉर्म है क्रिटिकल पाथ मेथड, तो आंसर हो जाएगा सी। तो ये था डिसीजन मेकिंग पार्ट 2। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। थैंक यू।